वालेकुम। आज जो लेक्चर शुरू करेंगे वो छठे चैप्टर पे है। छठे चैप्टर में जो तरीक़ेकार है उससे पहले या इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले आपको चाहिए चौथा और पांचवा चैप्टर अच्छी तरह तैयार कर लो। उसके बाद छठे की तरफ आना, क्योंकि छठे चैप्टर में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है एसी क्वांटिटीज़। इससे पहले उसने सारी की सारी डीसी क्वांटिटीज़ डिस्कस कर दी हैं, वो एसी के ऊपर आएगा। एसी की एम्पलीफिकेशन करनी है हमने और सारी की सारी डिस्कशन भी एसी के ऊपर होगी, किस तरह एम्पलीफिकेशन जो है उसको कंट्रोल करते हैं। रहेगी बात चौथा और पांचवा, उसका मैंने लेक्चर दे दिया हुआ है और वो आप वहां से अटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन है ये वाली, वो सारी की सारी डीसी के लिहाज से मेंशन है। कैपिटल लेटर जितने भी थे उसमें जो सी ई बी लिखे हुए थे, जितने भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए थे कैपिटल लेटर में सबस्क्रिप्ट के अंदर, वो क्या है, वो सारे के सारे डीसी के थे। और जो एसी के हैं वो स्मॉल लेटर्स में मेंशन किए गए हैं। बहरहाल यहाँ पे उसने ये ग्राफ बना के दिखाया और दो तीन चीज़ें मेंशन की हैं कि वीसीसी और वी के क्रॉस जो ग्राफ बना हुआ है, वैसे तो वी और टी के ग्राफ है, ये वी और टी के अलॉन्ग ये ग्राफ बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे वीसीसी की लाइन बताई गई है कि जनाब इस पॉइंट पे आके वीसीसी इतना होगा और यहाँ से हम ग्राफ इतना ऊपर जाएगा, इतना नीचे जाएगा टाइम के लिहाज से। जब ये मैक्सिमम जाएगा ये पीक टू पीक वैल्यू बताएगा, वैसे इसकी एवरेज वैल्यू ये है, आरएमएस वैल्यू ये है, और ये सारी की सारी वैल्यू किसकी है, वीसीई की। और वीसीई की वैल्यू जब यहाँ से ऐसे ऊपर और नीचे की तरफ आएंगी तो उसी हिसाब से क्वांटिटीज़ में चेंजिंग आएगी और उसी हिसाब से उसने सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। बहरहाल हम आते हैं लीनियर एम्पलीफिकेशन। ये सर्किट बना दिया उसने लीनियर एम्पलीफिकेशन का। इसमें क्या किया उसने, कहता है ये जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं, ये कहता है एसी सप्लाई का मेंशन कर दिया है कि आरएस एक रेजिस्टेंस दे दिया है और ये C1 और C2 दो कपलिंग कैपेसिटर है। इनका काम होता है डीसी को ब्लॉक कर देना, यानी ये जो डीसी वोल्टेज दी हुई है इसको ब्लॉक कर देते हैं आगे जाने से। आगे आउटपुट में आपको सिंपल एसी ही मिलेगा, ये नहीं होगा डीसी को आप कोई इनपुट में मिलेगा आपकी। बाकी रही बात ये पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये पोटेंशियल डिवाइडर का है, वोल्टेज डिवाइडर लगाया हुआ है और हम इनपुट पे तकरीबन कितने दे रहे हैं, ये दे रहे हैं BQ, यानी करंट की ये पोजीशन बनेगी, एक दा ऊपर जाएगा एक दा नीचे जाएगा और आउटपुट में हमें 180 का फेस आ रहा है। यहाँ पे उसने ये बताया, कहता है IB इस तरह इंक्रीज कर रहा है, वैसे ही IC भी इंक्रीज कर रहा है और जितना डिक्रीज कर रहा है उसी हिसाब से डिक्रीज कर रहा है, लेकिन आउटपुट में हमें VCE जो मिल रही है वो ये मिल रही है। इस हिसाब से हम बताएंगे कि हमारे आउटपुट में ये 180 का फेस कैसे चेंज किया जाता है, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे सारा का सारा। बाकी ये R1 R2 और RC और RE ये आप सारे जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हुए हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है और कि किस तरीके से उसने इनपुट दी हुई है। अब आते हैं ये यहाँ पे उसने वही मेंशन किया हुआ है, IC क्यू पॉइंट को मेंशन कर रहा है और IC करंट को मेंशन कर रहा है कि IC क्यू जब IC करंट यहाँ से AC का इनपुट होता है तो IB की पोजीशन ये बनती है, IB एक दफ़ा ऊपर जाएगा दूसरा नीचे आएगा, क्यू पॉइंट के लिहाज से चेंज होगी और ये इस हिसाब से ये भी चेंज हो रही है। और ये AC लोड लाइन बनाई है, DC लोड लाइन नहीं है ये। नेक्स्ट जो उनसे उसने न्यूमेरिकल दे दिया, न्यूमेरिकल में उसने कह दिया जी 10 माइक्रो एम्पियर का जो लोड लाइन है उसमें, यानी कह लो IB 10 माइक्रो एम्पियर है कि अबव एंड बिलो होगा, किससे 50 से, यानी 50 से अगर अबव होता है तो IB वो कितना होगा, ये 50 है, 50 से अबव होगा तो 60 पे आ जाएगा, 60 से अगर 50 से डाउन होगा तो वो 40 पे आ जाएगा। इसके दरमियान का वो पॉइंट मूव कर रहा है, ये IC की वैल्यू भी चेंज हो रही है उस हिसाब से और ये भी IB की वैल्यू मेंशन कर रहा है कि IB की वैल्यू उस हिसाब से चेंज होगी, लेकिन रिटर्न में हमें ये चीज़ आ रही है VCE जो किससे है, कितने वोल्टेज चल रहे हैं, 1 एम्पेयर से 1 वोल्ट से 2 वोल्ट तक जा रहा है। यहाँ पे जो मेंशन कर रहा है एम्पेयर IC के, वो मिली एम्पेयर में मेंशन कर रहा है 3, 4 से 6। यही चीज़ उसने एक्सप्लेन की है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है।
इसके बाद आ गया आर पैरामीटर। हम बीटा पहले डीसी के लिहाज से पढ़ते रहे, आप एसी के लिहाज से पढ़ेंगे पैरामीटर, क्वेश्चन वही रहेंगी, वो चेंज नहीं होने वाली। उसके बाद देखें आगे, ये आ गया ट्रांजिस्टर का इंटरनल स्ट्रक्चर। ये डायग्राम शो करवाती है जो सर्किट मेंशन कर, ट्रांजिस्टर के अंदर क्या पोजीशन बनी होती है। एक आरबी की रेजिस्टेंस होती है, एक आरसी की रेजिस्टेंस होती है, एक आरई की रेजिस्टेंस होती है। होता ये है कि ये जो आरसी है ना, ये बहुत ही हाई होता है। हाई होने की वजह से क्या है, ओपन सर्किट का काम करता है, इस वजह से ये चीज़ मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई ना, डिस्कनेक्ट ही हो गई, रही नहीं है। दूसरी तरफ आरबी बहुत ही छोटा होता है, इस वजह से उसको भी रिमूव कर दिया और हमने ये शेप बना दिया उसकी, इस ट्रांजिस्टर की हमने ये शेप बना दिया और कह दिया जी कि अल्फ़ा आई ई किसके बराबर है, बीटा ए सी आई बी के। ये चीज़ उसने आगे एक्सप्लेन कर दी है कि बीटा ए सी आई बी इस चीज़ के बराबर हो जाएगी। अलबत्ता आर ई जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता रहता है। ये ट्रांजिस्टर की उसने अंदर की जो मेंशन की हुई ना आर ई, ये वही है ट्रांजिस्टर की अंदर की रेजिस्टेंस। बाकी हम जानते हैं आईसी हमेशा के हैं बीटा ए सी आई बी के बराबर ही होता है, और यहाँ पे यही चीज़ मेंशन की हुई है, कोई चीज़ अलग से कोई नहीं निकाली हुई उन्होंने, हर चीज़ वही पुरानी रिपीट कर रहे हैं। बाकी यह है कि एम्पलीफिकेशन का तरीका आना चाहिए आपको, वो क्या है। यहाँ पे उसने बीटा ए सी और बीटा डी सी में क्या फ़र्क है, डीसी में होता है फिक्स पॉइंट है, क्योंकि जब भी चलेगा आई भी चलेगी वो फिक्स पॉइंट पे आएगी, हर चीज़ फिक्स होगी, इस वजह से वो, क्योंकि डीसी की लाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, जबकि एसी की लाइन वो साइनोसाइडल है, एक दफ़ा ऊपर जाएगी एक दफ़ा नीचे जाएगी, जितनी ऊपर जाएगी उतनी नीचे आएगी। इसी वजह से उसकी आईसी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी और आईबी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। जब ये दोनों चेंज होंगे तो डेफिनेटली फिर हम उसकी एवरेज निकालेंगे जो यहाँ पे आएगी, क्या पॉइंट को मेंशन करेगी। यही उसका बीटा डीसी का है। उसको एच पैरामीटर की बारी आ जाती है। यहाँ पे उसने एच पैरामीटर के लिहाज से ये सारी डिटेल मेंशन है कि जनाब सा आउटपुट शॉर्टेज, इनपुट 1 या क्या वोल्टेज है, फीडबैक रेशो। बहरहाल हमारा जो मेन पॉइंट आएंगे वो ये आएंगे, कॉमन मीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और क्या रिलेशनशिप पैदा होता है। ये बाकी उसने अल्फ़ा एसी का एच पैरामीटर के साथ क्या कनेक्शन है वो बता दिया हुआ है कि ये किस तरीके से क्या क्या एक्सप्लेन हो रहा है। ठीक है, और कोई ख़ास चीज़ नहीं है इसमें इतनी। इसके बाद आगे देखें, हमारे पास आ गया पॉइंट, ये आ गया कॉमन मीटर एम्पलीफिकेशन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम कॉमन मीटर एम्पलीफिकेशन में कर क्या रहे हैं ये बता रहा है। वो कहता है जी बीटा डीसी यहाँ पे है हमारे पास, ये है सॉरी वी डी सी, वी इन हमने कोई इनपुट दे दिया, उस हिसाब से हमें वी आउटपुट आ रही है जो 180 का फेज भी दे रही है। और मीटर की, कॉमन मीटर का मतलब है कि जो कपलिंग कैपेसिटर है एक और हमने ऐड कर दिया किस पे, मीटर पे। ठीक है, आगे देखें तो बेसिकली ये जो एम्पलीफिकेशन हो रही है ना, इसमें दो चीज़ें ऐड हुई हैं, एक एसी इनपुट ऐड हुआ हुआ है और एक डीसी भी इनपुट ऐड हुआ हुआ है, यानी एसी और डीसी दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है। हमने ब्लॉक करना है डीसी को कपलिंग कैपेसिटर से। बाकी रहेगी बात एसी की, और 180 फेज जो उनसे है वो क्यों आ रहा है, वो उसकी भी वजह है। उसकी वजह क्या है, जैसे वेन यानी आईबी का करंट इंक्रीज होता है वैसे वैसे आईसी का भी करंट इंक्रीज होता है। जब आईसी का करंट इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली वीसीई जो है वो डाउन होगी, वो वैल्यू वो कम आएगी। हमें आउटपुट यहाँ पे मिल रही है जो वो उसकी 180 का फेज देगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ, पीछे ये ग्राफ बना होगा इसका, ये वाला। अब यहाँ पे क्या है, अगर आई सी इंक्रीज हो रहा है तो आई बी भी इंक्रीज हो रहा है डेफिनेटली। क्यू पॉइंट यहाँ से उठा है और यहाँ पे पहुँच गया है जो 50 से 60 हो, उसके अपोजिट जो है बीसीई वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, वो कम हो गया। वो पहले यहाँ था फिर यहाँ पे चला गया वापस। उसके इसी तरह ही जब ये नीचे डिक्रीजिंग पॉइंट पे आया है तो क्या हुआ, आईबी भी डिक्रीज हुआ। जब आईबी डिक्रीज हुआ 50 से 40 हो गया तो डेफिनेटली क्या होगा, बीसीई इंक्रीज होगा। वो कहाँ पे चला गया, वो 0 से उठा और 2 पे चला गया, 1 ये सेंटर पॉइंट से उठा और यहाँ 0.5 कर लें से
0.5 से उठा 1.5 से और 2 पे चला गया, ये 1 और 2 के दरमियान है, और इसका टोटल जो उसने वैल्यू दी हुई है वो 1 दी हुई है, 1 वोल्ट के अंदर अंदर ये काम चल रहा है। यही चीज़ उसने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, 1 वोल्ट है वैसे तो। बहरहाल ये चीज़ उसने यहाँ पे बताई है कि यहाँ से वो कैसे BCE आउटपुट पे आती है। हम वापस अपने सर्किट डायग्राम की तरफ चलते हैं, वहाँ पे यही चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है वो कि ये क्यों 180 का फेज़ आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है हमारा कि हम जो उनसे ना यहाँ से इनपुट देते हैं, जैसे जैसे जो IB इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये IC इंक्रीज होता है। जब IC इंक्रीज होता है तो वी आउट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, डेफिनेटली डिक्रीज ही होना है। यही चीज़ उसने यहाँ पे फेज इन्वर्जन में मेंशन की हुई है कि क्यों पॉइंट ऑन सा कैसे ऊपर जाता है और नीचे आता है। अब आगे DC एनालिसिस हम पहले भी कर चुके हुए हैं, वैसे तो वही सारी चीज़ें हैं कि TH और VTH IC सारा कुछ वही है, फार्मूले भी वही हैं कि R1 और R2 सीरीज़ में है, एक ही लाइन में है, तो जनाब साहब उन पे ये वाले फार्मूले लगेंगे, और ये सारे हम प्रूव कर चुके हैं चौथे और उसमें 5वें चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। लिहाजा उसने सिर्फ वैल्यूज़ फाइंड किए हैं कि जी इसकी ये वैल्यू आ गई, इसकी ये वैल्यू आ गई, ये आ गई, सारे डिस्कस कर चुके हैं। बाकी AC एनालिसिस रह गया, हमने AC एनालिसिस यहाँ पे डिस्कस करना है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जो AC एनालिसिस है ना, वो बेसिकली उसमें उसने क्या चीज़ कही है कि जितने भी DC सोर्सेज थे उसको उसने ग्राउंडेड कर दिया, कपलिंग कैपेसिटर ख़त्म हो जाएंगे, वो DC के लिए काम कर रहे हैं, AC के लिए नहीं कर रहे हैं। यही चीज़ उसने डिटेल की दी है यहाँ पे दोनों कि जी DC सोर्स को ग्राउंड कर दो और ये जो है कपलिंग कैपेसिटर को वो ख़त्म कर दो, निगलेक्ट कर दो, यानी सिलेक्टेड एज अ रेजिस्टेंस की फॉर्म में वो सिलेक्शन हो जाएगी उनकी, और कुछ भी नहीं इसके अंदर। सर्किट में देखें तो यही चीज़ उसने एक्सप्लेन की हुई है। अब यहाँ पे जो हम AC देते हैं ये क्या है, R1 भी ग्राउंड हो गया, R2 भी ग्राउंड हो गया, मीटर भी ग्राउंड हो गया, कलेक्टर भी ग्राउंड हो गया, सारी चीज़ें ग्राउंड हो गई। और कैपेसिटर जो है वो मेंशन ये जो मीटर के क्रॉस हम कैपेसिटर लगाते हैं वो इसी वजह से लगाते हैं कि जनाब साहब उसको बाईपास कर दे, किसको, C2 को, यानी कपलिंग कैपेसिटर जो कलेक्टर पे लगा हुआ है उसको बाईपास करने के लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं, और यहाँ से ही हम उसको ग्राउंड कर देते हैं AC को, बजाय इसके कि वो कलेक्टर पे जाके ग्राउंड हो, यहीं पे ग्राउंड हो जाता है। यही AC एनालिसिस में है। बाकी आ गया सिग्नल ऑफ वोल्टेज एट बेस पे क्या वोल्टेज हो गई वो एक्सप्लेन कर रहा है, कहता है ये आ गई उसकी बेस पे क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल होगा, ये चीज़ उसने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। यहाँ पे देखें हम तो क्या कि कहता है ये हमारी इनपुट वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है जो हमने AC वोल्टेज की दी हुई है, R1 R2 और इन बेस ये सारी पैरेलल हो गई हैं। जब ये पैरेलल हो गई हैं तो क्या हुआ जनाब साहब, ये एक दूसरे के वो क्या लो फार्मूला इन पे ये वाला लग जाएगा पैरेलल का। जब पैरेलल का लगेगा तो उस हिसाब से इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये सारे हम पढ़ चुके हुए हैं पीछे, सब चौथे चैप्टर में हमने अच्छे तरीके डिस्कस किया था। ये सारे हम बेसिकली वो यही एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ से ये जो करंट है बेस पे वो AC करंट वो किस तरीके से बेस पे बाईपास हो गए यहाँ गुजर के जाता है, किससे, टोटल जो रेजिस्टेंस आती है उससे, समझाइए, इस टोटल रेजिस्टेंस ने निकाल दिया और उसकी वैल्यू VB जो आ रही है इस पॉइंट पे जो V इन है वो क्या बनेगी, वो ये बन जाएगी हमारी, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी हमारी, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, VS के इक्वल हो जाएगी। ये हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं सारे के सारा। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उसने कि सिग्नल जोन से ना हम क्या वोल्टेज डिवाइडर बायस में ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। उस हिसाब से RS बहुत स्मॉल होती है R इन टोटल के, क्योंकि ये सारे के सारे पैरेलल हो गए हैं इस वजह से, और VB नियरली इक्वल टू किसके हो जाएगा, VS के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। यही चीज़ ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इससे आगे देखें, कहता है इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ बेस के ही इनपुट रेजिस्टेंस के ऊपर बात कर रहा है कि इनपुट रेजिस्टेंस जो बेस की है वो क्या होगी, वो यहाँ पे ये इसने डायग्राम बना के दिखाई है, इंटरनल स्ट्रक्चर फिर बना दिया उसका ट्रांजिस्टर का, जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि और इन बेस जो है वो V इन डिवाइड बाय I इन के बराबर है। V इन यहाँ पे क्या है, वो IB है। ये स्मॉल केसेस यूज़ किए हुए हैं, ये AC की बात कर रहा है, DC की नहीं बात कर रहा, ये बात ध्यान में रखिएगा।
और ये हम जानते हैं ये फार्मूले के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर ई, यानी एमीटर करंट को उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो VB के बराबर होता है, यानी जितने वोल्टेज उससे दी जाएंगे बेस पॉइंट पे वो उसके बराबर होंगे। हम ये भी जानते हैं ये बीटा DC वाला फार्मूला, वो भी इस AC वाला फार्मूला, यानी आई क्योंकि आई नियरली इक्वल होता है किसके, उसके IC के, इसलिए IC डिवाइड बाय बीटा AC की बात होगी। DC नहीं आएगा, AC आएगा। बहरहाल ये IB की वैल्यू उठा के हमने कहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, और VB की वैल्यू जो उनसे वो भी उठा के इसमें पुट कर दी, और हमारे पास रीअरेंज करने पे जो वैल्यू आई है वो ये आ गई है, क्योंकि IE कैंसिल हो गया IE से, वो कह रहा है कि ये, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास बीटा AC RE एक वैल्यू आ गई है किसकी, R इन बेस पे है। इस तरह आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो कहता है आउटपुट रेजिस्टेंस जो सी है वो RC के बराबर होगी, जितनी ही कलेक्टर करंट पे होगी वही आउटपुट रेजिस्टेंस होगी, और ये पैरेलल है किसके, RC जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कलेक्टर की, उसकी बात कर रहा है AC के हिसाब से, क्योंकि AC वोल्टेज पे हर चीज़ पे रेजिस्टेंस की बात होगी। ये तीन किस्म के रेजिस्टेंस ने बयान की हुई हैं, RE, RC और RB, ये तीनों रेजिस्टेंस उसने स्मॉल लेटर की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी बहरहाल यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, इसका वोल्टेज गेन, हाँ ये वोल्टेज गेन की बात करेगा, ये न्यूमेरिकल मैं आपको बाद में डिस्कस कर लूँगा। बहरहाल ये यहाँ पे उसने वोल्टेज गेन की बात की है कि वोल्टेज गेन जो हमारे पास आता है AV, वो कैसे है, वी आउट डिवाइड बाई वी इन। वी आउट क्या था हमारे पास, VC था, और वी इन क्या था, VB था, यानी जो हमने करंट दिया है वो तो VB हो गया, जो हमें आउटपुट में हासिल हुआ है वो VC हो गया। ये इंटरनल रजिस्टर इंटरनल ट्रांजिस्टर है जिसकी वो बात कर रहा है। इससे बाहर बाहर ये सारी कलेक्टर है, ये मीटर है, ये बेस हमारा, तो बात ध्यान में रखिएगा, फिर बता रहा हूँ आपको। बहरहाल आई को कैसे कैंसिल किया था हमने पीछे भी कैंसिल किया है, और उसके हिसाब से ये वैल्यू आ गई है हमारे पास जो वोल्टेज गेन किया है, क्योंकि हम जानते हैं VC वो किसके बराबर है, वो इस चीज़ के बराबर है, और इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें किसकी, IE की, तो यानी ये नियरली इक्वल टू किसके होता है, IE के, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो अल्फ़ा AC है वो उसकी वैल्यू नियरली इक्वल टू 1 होती है, इस वजह से भी वो क्या होगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, और तकरीबन किसके बराबर आ गया, IE RC के बराबर आ गया। ये वैल्यू पुट कर दी, वहाँ से VBE जो सी है वो इसके इक्वल आ गई है। अब IE से कैंसिल हो गया, हमारे पास ये आ गया वोल्टेज गेन की वैल्यू। ये सारी उसने डिटेल दी हुई है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें किस तरह होगी। बहरहाल बाकी रिमेनिंग जो टॉपिक है वो आप खुद रीडिंग कर लीजिएगा, मैंने आपको गाइडलाइन देनी थी वो मैंने दे दी है। उसके बाद मेरा ख्याल है आगे कॉमन वोल्टेज नहीं, ये और भी चीज़ें रहती हैं इसकी जो डिस्कस करने वाली हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दूंगा मैं ये सारे लेक्चर्स, वहीं से शुरू करूँगा जहाँ से मैंने ड्रॉप किया, लेकिन आप रीडिंग कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। शुक्रिया।